हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और आगे भी देता रहेगा, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके सामने ना आए। तो इन्हीं परेशानियों को जब हम आपसे अलग अलग करते हैं, तो उसी बीच हमने एक छोटी सी परेशानी और देखी, वो थी आप लोगों के नोट्स या बुक्स को लेकर। तो वो परेशानी भी हम हल करने के लिए आ गए, क्योंकि अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स भी प्रोवाइड करा रहा है। ये बुक्स और ई बुक्स जो आपको मिल रही हैं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। तो आप तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो ऐसे भी ऑलरेडी बहुत सारी बुक हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। देखिए, जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, किसी भी मतलब आप सब्जेक्ट में आएँ, तो हम कोई भी सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका हमें क्या सबसे पहले पढ़ते हैं, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब उस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहते हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज रहती है, सब कुछ रहता है। भाई चैप्टर तो दे दिया पर एक्सप्लेनेशन कहीं दिया नहीं रहता। तो अब हम इस समस्या का हल लेकर आए हैं, मतलब हमने आपको अलग अलग कैटेगरी की बुक रेडी करके दी है। हमने एक बुक सबसे पहले रेडी करी जहां पर हम अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो एक हमारी बुक हो जाएगी थ्योरी बुक, जिसमें हमारे सभी चैप्टर की थ्योरी रहेंगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन्हीं चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं ना। अब इन सॉल्यूशन को भी ढूंढने के लिए हमें कभी इधर कभी उधर, कभी ये बुक कभी वो बुक ढूंढनी पड़ती है। तो कोई अब परेशानी नहीं है, बस एक बुक परचेज करिए, वो है आपकी मैग्नेट ब्रेन्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशन बुक, बस। और उसी में आपके सारे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन रहेंगे। फिर हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करते हैं, एक बुक हो गई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बुक। अब जैसे आप देख रहे हैं हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, तो एक बुक हमारे पास पूरी टोटल सैम्पल पेपर बुक है। हम पीवाईक्यूज करेंगे तो उसकी एक बुक हमारे पास पीवाईक्यूज की यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक रहेगी। इस तरीके से देखिए, सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक है हिंदी की, फिर हमारे पास में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक है, एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक है, एमसीक्यूज बुक है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास में है। इसे प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, फिल करके सबमिट करेंगे आप, तो हमारा एक टीम मेंबर आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेगा इस बुक के रिगार्डिंग। तो बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करिए और बुक्स को प्राप्त कीजिए। तो ये तो हो गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, वो हमने आपको दे दी। आई होप आप लोग बहुत जल्दी ही बुक्स को परचेज़ करके फटाफट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो जैसे आपने देख लिया, क्या है हमारा क्लास 12 हिंदी कोर का मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 7। तो अब तक हम 6 कर चुके थे, आज हम 7वां पेपर करने जा रहे हैं। इन पेपर्स की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इनसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आपकी स्पीड बढ़ती है, आप एग्जामिनेशन पैटर्न से हैबिचुअल होते हैं, आपका रिवीजन होता है, आपकी मिस्टेक सुधरती हैं, आपको क्या चीज़ अभी कौन सा ऐसा टॉपिक है या क्या चीज़ है जो अभी आपके लिए टॉपिक क्लियर नहीं है या कुछ नहीं, तो उनमें आपको वर्क करने के लिए समय मिलता है। तो इसलिए इनको आप रिटन में सॉल्व करिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लेना। पढ़ना इनफ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ना, वीडियो देखना एक अलग चीज़ है, एग्ज़ाम हमको हमेशा रिटन में देना होता है, तो हमेशा हमको रिटन प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू करें आज का पेपर। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश होते हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखना है। निर्धारित समय है 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स का। आपका आते हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, आ और बा, और कुल 13 प्रश्न पूछे गए। कितने हैं? 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड आ आपका जो है टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी कि बहुविकल्पीय बेस्ड है, जिनमें आपसे टोटल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन सिर्फ आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर ही देने हैं। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो कितना खंड बा में आपसे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में देना है और सभी क्वेश्चंस के साथ आपको विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए करें। सारे निर्देशों को आपको पालन करना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आप चीज़ अपनी मर्जी से करें, ये काम नहीं करिएगा। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है, यानी कि पूरे जो 13 प्रश्न पूछे गए ये पूरे के पूरे आपको करने हैं। फिर आते हैं, यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं, यानी कि आपको
1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन सीक्वेंस में करने हैं, नंबर वाइज में, ठीक है। ये नहीं कि आपने पहले 13 कर दिया फिर 14 कर दिया, ऐसा कोई काम मत करिएगा। सबसे पहले आप 1 करेंगे, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सीक्वेंस में काम करेंगे। अब शुरू करते हैं खंड आ। खंड आ का पहला प्रश्न हमारा क्या है, अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को लेकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इनको करने का कोई तरीका मैम। तो इनको करने का तरीका सिर्फ 2 तरीक़ों से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एक है कंसंट्रेशन और दूसरी है प्रैक्टिस। जितना कंसंट्रेशन के साथ आप इस पैरा को पढ़ेंगे, इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उतनी आसानी से आप इसके आंसर निकल पाएंगे। ये नहीं कि आपने एक कर लिया बस बहुत है, इनफ नहीं, इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके आप उतनी प्रैक्टिस करिए, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनके आंसर्स को खोज पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो अपठित गद्यांश, इस पर 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 प्रश्न हमें करने हैं और ये हमारा रहेगा 10 मार्क्स का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो अब बहुत ध्यान से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, तभी इसके आंसर्स निकाल पाएंगे। देखिए, संवाद में दोनों पक्ष बोले यह आवश्यक नहीं। संवाद मतलब जब हम लोग किसी से बात करते हैं, प्रायः एक व्यक्ति की संवाद में मौन भागीदारी अधिक लाभकर होती है। यह स्थिति संवादहीनता से भिन्न है। मन के हारे दुखी व्यक्ति के लिए दूसरा पक्ष अच्छे वक्ता के रूप में नहीं है अच्छे श्रोता के रूप में अधिक लाभकर होता है। तो मतलब जब हम संवाद कर रहे होते हैं, अगर दोनों व्यक्ति बोलेंगे तो क्या ये संवाद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जाहिर सी बात है, जब एक बोलेगा तो दूसरे का चुप रहना जरूरी है, तभी वो संवाद लाभकर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात को समझने के लिए सामने वाले व्यक्ति का चुप रहना जरूरी है, और ये हमारे लिए कई बार लाभकर भी होता है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। संवाद से संबंध बेहतर भी होते हैं और अशिष्ट संवाद संबंध बिगाड़ने का कारगर भी बनते हैं। अगर हम चुप रहेंगे, जैसे देखिए हमारे सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है और हम चुप रहेंगे, तो हम उस व्यक्ति में क्या चीज़ें एब्जॉर्व कर पाएंगे, मतलब क्या चीज़ें हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या है उसका सलीका बात करने का, क्या है उसकी प्रकृति, सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी कि वो किस पृष्ठभूमि से आया है, कैसा वो है, उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, वो सच्चा व्यक्ति है कि नहीं। जब हम चुप रहेंगे तो हम सामने वाले व्यक्ति की ये सारी चीज़ें जान और समझ पाएंगे। अच्छा व्यवहार जहाँ संबंधों को सुधारता है, वहीं बुरा व्यवहार संबंधों को बिगाड़ भी देता है। बात करने से बड़े बड़े मसले, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो जाती हैं, पर संवाद की सबसे बड़ी शर्त है एक दूसरे की बातें पूरे मनोयोग से, पूर्ण धैर्य से सुनी जाएं। तो अब बात करने से सारी समस्याओं का हल तो होता है, हमको सभी लोगों को पता है, लेकिन ज़रूरी है कि जो बात व्यक्ति बोल रहा है उसके सामने वाला व्यक्ति जो मौन है वो बातों को बहुत ध्यान से सुने। श्रोता उन्हें कान से सुने और मन से अनुभव करे, तभी उसका लाभ है। सभी समस्याएं सुलझाने की संभावना बढ़ती है और कम से कम यह समझ में आता है कि अगले के मन की परतों के भीतर है क्या। सच तो यह है कि सुनना एक कौशल है जिसमें हम प्रायः अकुशल होते हैं। दूसरे की बात काटने के लिए, उसे समाधान सुलझाने के लिए हम उतावले रहते हैं, और यह उतावलापन संवाद की आत्मा तक हमें पहुंचने नहीं देता। हम तो बस अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। तब दूसरे पक्ष को झुंझलाहट होती है, वह सोचता है व्यर्थ ही इसके सामने मुंह खोला। रहीम ने ठीक कहा है, सुनी अठैले लोग सब, बाट ही ना लहे कोई। ध्यान और धैर्य से सुनना संवाद की सफलता का मूल मंत्र है। संवेदनशील लोग तो पेड़ पौधों से, नदी पर्वतों से, पशु पक्षियों तक से संवाद करते हैं। राम ने इन सब से पूछा था, क्या आपने सीता को देखा है? और उन्हें एक पक्षी ने ही पहली सूचना दी थी। इसीलिए संवाद को अनंत संभावनाओं को समझा जाना चाहिए। अगर हमारे अंदर धीरता है तो क्या होगा, हम सामने वाले व्यक्ति की बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि संवाद हम ऐसे व्यक्ति से ही करें जो बोल पाए। यहाँ पे देखिए कितने उदाहरण दिए गए, कि राम जी का उदाहरण कि राम जी ने पेड़ पौधों, पशु पक्षी, पहाड़ पर्वत, नदी सभी से पूछा था कि आपने क्या सीता को देखा है, और इनका उत्तर भी उनको मिला। एक पक्षी द्वारा इस चीज का उत्तर मिला कि हाँ हमने सीता को देखा है, वो इस दिशा में गई है। तो यहाँ पर क्या है, संवाद सुनना जो है एक बहुत ही धैर्यपूर्ण काम है।
अब इस पे प्रश्न है, देखिए, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा संवाद का महत्व, संवादहीनता, संवाद की असफलता या संवाद शून्यता। तो यहाँ पर इस गद्यांश का अगर महत्व देखें तो हम सही होगा संवाद का महत्व। क्या इंपॉर्टेंस होती है संवाद की, कि देखिए हम ये कहते हैं कि कहीं पे भी हमारी समस्या होगी तो हम चाहते हैं कि वो सुलझ जाए, तो वो उसको सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिससे भी आपका मनमुटाव है या कहीं पे भी समस्या है उसमें आप बात करिए। बात करने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर की मन की गांठें खुलेंगी, वो अपना सारा उद्गार बाहर निकालेगा और हम उनको सुनेंगे और सुलझाएंगे। संवादहीनता से क्या तात्पर्य है? परस्पर वार्तालाप का अभाव, बात को धैर्यपूर्वक सुनना, संवाद की गंभीरता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ संवादहीनता से तात्पर्य है परस्पर वार्तालाप का अभाव, यानी कि जब हम आपस में बात नहीं करते तो वो स्थिति कहलाती है संवादहीनता। भाव स्पष्ट कीजिए, यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने देता। एक पंक्ति थी ना बीच में कि यह उतावलापन हमें संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंचने, इसका मतलब क्या है? उतावलापन संवाद की आत्मा है। बात को धैर्यपूर्वक सुने व समझे, बिना बोलने की शीघ्रता संवाद की गंभीरता को नष्ट कर देती है। यानी कि क्या है, हमें धैर्यपूर्वक बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और बोलने की जो हमारा उतावलापन होता है वो संवाद की गंभीरता को नष्ट कर देता है। सामने वाला जितनी गंभीरता से बात को कह रहा है वो नष्ट हो जाता है। संवाद का मूल मंत्र है उतावलापन, इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा खा है, जो मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, दुखी व्यक्ति से संवाद में दूसरा पक्ष कब अधिक लाभकारी होता है? जब दुखी व्यक्ति से हम संवाद करते हैं तो दूसरा पक्ष यानी कि जो दुखी नहीं है वो कब लाभकारी होता है? अच्छे श्रोता के रूप में, समाधान प्राप्तकर्ता के समय, विचार के रूप में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो है अच्छे श्रोता के रूप में। जो व्यक्ति दुखी है वो अपने मन की सारी भड़ास को निकालना चाहता है, इसलिए हमें सिर्फ श्रोता की भूमिका निभानी चाहिए कि ताकि वो अपने मन के सभी दुखों को बाहर निकाल सके। सुनना कौशल की विशेषता है। सुनना कौशल यानी कि हमें कोई चीज अगर सुनने की इसकी क्या विशेषता होती है? अधीर होना, धैर्यवान होना, बेबाक होना या वाचाल होना। जब तक हम धैर्यवान नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर सुनने का कौशल नहीं आएगा। तो उसकी विशेषता होती है धैर्यवान होना। हम संवाद की आत्मा तक प्रायः क्यों नहीं पहुंच पाते? संवाद की आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते? सजगता के अभाव में, समाधान सुलझाने के उतावलेपन के कारण, अधीरता के कारण, या उपरोक्त सभी। तो हम संवाद की आत्मा में नहीं पहुंच पाते इन सभी कारणों से। सजगता का अभाव रहता है हमारे पास, समाधान सुलझाने की उतावलापन रहता है कि जल्दी से इसका समाधान सुलझा दें, और हम अधीर रहते हैं, हमारे अंदर धैर्य नहीं रहता। इन सभी कारण से जो है हम संवाद की आत्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है और उसी के हिसाब से हमें नीचे वालों में मार्क करना है, नीचे के जो ऑप्शन है उसमें मार्क करना है। दूसरों की समस्या सुनकर लोग हंसते हैं, दूसरों के दर्द को कम करते हैं, दूसरों के दर्द को तीव्र करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरों के दुखों को सुनकर हंसते हैं, इसीलिए लोग अपने दुखों को व्यक्त नहीं करते। तो सही है कि दूसरों की समस्या सुनकर जो है लोग हंसते हैं, ये हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, राम का उदाहरण क्यों दिया गया? भाई इस गद्यांश में हमने राम का उदाहरण क्यों लेखक ने प्रस्तुत किया है? संवाद की अनंत संभावनाओं को समझाने के लिए, एक दूसरे से संवाद के लिए, केवट से संवाद के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राम का उदाहरण प्रस्तुत करने का तात्पर्य है संवाद की अनंत संभावनाओं को समझने के लिए, कि जब हम संवाद करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो लोग बात कर सकते हैं वही उत्तर दे, कभी कभी मौन भी बोल पड़ते हैं। तो जब हम संवाद करते हैं तो इसमें बहुत सारी अनंत जो संभावनाएं हमारे सामने होती हैं। कहने का मतलब किसी की समस्या है, कुछ है, हम हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, पेड़ पौधे, नदी, पर्वतों, पशु पक्षियों तक से कौन संवाद कर लेते हैं? वाक्पटु लोग, चमत्कारी लोग, संवेदनशील लोग, या चालाक लोग? तो इन सब से कौन लोग बात करते हैं? वे हैं आपके संवेदनशील लोग, जिनके अंदर संवेदनाएं होती हैं। वो पेड़ तक के दुख को समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे पेड़ देखिए मौन होते हैं, मगर उनके ऊपर आप अगर एक पेंसिल से लिखते भी हैं कुरेद के तो उनको तकलीफ होती है, और ये तकलीफ जो संवेदनशील लोग होते हैं वो बहुत अच्छी से तरीके से समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक
सही विकल्प को चुनिए। झंडे गाड़ने का अर्थ है प्रभुत्व स्थापित करना। ये तो बिल्कुल सही है कि जैसे एक राज्य दूसरे राज्य में झंडा गाड़ दे तो उसका तात्पर्य होता है प्रभुत्व स्थापित करना। फिर दूसरा है, जिंदगी में झंडे गाड़ने का तात्पर्य अपनी बात मनवाने से है। बिल्कुल भी नहीं। हमारी जिंदगी में हम अगर दूसरे से अपनी बात मनवा लें तो क्या ये सही होता है कि हमने झंडे गाड़ लिए? नहीं। यहाँ पर झंडे गाड़ने का मतलब है हम अपने अस्तित्व में, अपने करियर में कोई चीज़ अच्छा कर सके। तो यहाँ कथन एक सही है, लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है हमारा का। कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 2 में। यहाँ पर हमारे पास है अपठित पद्यांश। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प द्वारा दीजिए। अब क्या है, हमारे पास में 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक पद्यांश को हमें करना है और इस पे आधारित 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। ये हमारा रहेगा 5 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला पद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, सागर की अपनी क्षमता है, पर नाविक भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है नाविक समुद्र और पतवार के माध्यम से यहाँ पर समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरों से नाविक किस तरीके से लड़ रहा है अपने पतवार का सहारा लेकर। ये तो यहाँ पर जो बताया गया है कि हमारे जीवन यानी कि ये सागर क्या है, जो है वो संसार है। ठीक है, अब संसार में मनुष्य जो है वो क्या है, नाविक की भांति है और उसके हाथ में जो साहस है वो क्या है, पतवार है। और सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, मगर हम अपने साहस रूपी पतवार को नहीं छोड़ते और इन समस्याओं से लड़कर हम आगे निकलते रहते हैं। कवि नाविक से क्या अनुरोध कर रहा है? अकेला ना जाए, समुद्र के भंवरों से दूर रहे, कठिनाइयों में डटा रहे, अपनी सीमा पहचाने। तो यहाँ पर कवि नाविक से क्या अनुरोध करता है कि कठिनाइयों में डटा रहे, अर्थात हमारे जीवन में जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए हमको हमेशा डटे रहना चाहिए। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार का क्या मतलब है? अब ये जो पंक्ति इसका मतलब क्या है? चुनौतियों का सामना करने के अवसर कम मिलते हैं, प्रेयसी का प्रेम मुसीबत में ही मिलता है, तूफानों में ही सगे संबंधियों की पहचान होती है, जीवन में कभी कभी मुसीबतें आती हैं। तो यहाँ पर कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों से प्यार पंक्ति का तात्पर्य है चुनौतियों का सामना करने के अवसर कम मिलते हैं, अर्थात हमारे जीवन में जो चुनौतियाँ होती हैं ऐसी जो जिनका सामना मुश्किल होता है, तो ऐसी चुनौतियाँ हमें बहुत ही कम मिलती हैं। जैसे सागर में बहुत कम तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें हमें कम मिलती हैं, तो उसी तरीके से जीवन में भी ऐसी चुनौतियां जिनमें हमें चैलेंज लगे और हम जो है पार कर सके, ये मौके हमें कम मिलते हैं। मनुष्य कब तक हार नहीं मानता, जब तक वह थकता नहीं, जब तक शरीर में प्राण है, जब तक अपनों का साथ है या इनमें से कोई नहीं। तो कविता के अनुसार जो है मनुष्य तब तक नहीं थकता जब तक उसके शरीर में प्राण है। हमारी जब तक सांस चलती रहती है, हम जब तक जीवित हैं, हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आए हम उससे संघर्ष करते ही रहते हैं। कवि ने मिट्टी के पुतले की उपमा किसे दी है? दानव को, मानव को, खिलौनों को या पशु को? तो यहाँ मिट्टी के पुतले की जो संज्ञा दी गई है वो है मानव को दी है। कवि ने नाविक से अपनी पतवार किस तरफ घुमाने को कहा है? तूफानों की ओर, किनारों की ओर, बीच समुद्र में या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने नाविक से पतवार घुमाने को बोला है तूफानों की तरफ, अर्थात चुनौतियों या मुश्किलों की तरफ अपनी पतवार घुमा दो, अर्थात अपने साहस को वहां लेकर साथ में चलो। अब आते हैं हमारे पास दूसरा पद्यांश है, इसको भी ऐसे ही हम ध्यान से पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। ये क्या है? नया साल आया चलो मुस्कुराएं, जटिल जिंदगी को सरल कुछ बनाएं, सूने हृदय में भी इनकार भर दे, नया गीत कोई सहज गुनगुनाए,
तिमिर रोष है हम कहीं घिर ना जाएं, जिसे दूर छोड़ा वही फिर ना आए। अभी तक कहीं हम बिखरे हुए हैं, सवेरे का सूरज मिलकर उगाएं। जहां बन गई दूरियां कुछ हटाएं, अकेले खड़ा जो उसे संग लाएं। सभी कितनी बातों में उलझे हुए हैं, नई सोच से हम नया हल सुझाएं। करें शस्य श्यामला धरा को घटाएं, बिखराएं खुशबू वतन की हवाएं, बनाकर यहाँ पर भरोसे का मौसम। बंजर भूमि पर अब नया हल चलाएं। तो यहाँ पर ये जो कविता थी, किस तरीके से हमारे देश में जो लोग अलग अलग जाति धर्म में बटे हुए हैं उनको साथ में लाकर एकता का गीत गाने का जो एक सपना है वो यहाँ पर साकार करने की बात करी जा रही है। तो क्या दिया है, कवि के मुस्कुराने का कारण है नवीन आशाएं, संकल्प, का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कवि के मुस्कुराने का कारण यहाँ पर ये दोनों ही, अर्थात का और खा दोनों ही हैं, यानी कि नवीन आशाएं और संकल्प। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से जो कथन या एक कथन या 2 जो भी सही हैं उसके हिसाब से नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हमें टिक करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, अंधकार रूपी आपसी रोष के घिरने का कवि को भय है। ठीक है। दूसरा है, अंधकार रूपी आक्रोश के घिरने का कवि को भय है, नए साल के आगमन का भय। तो यहाँ पर कवि को जो 2 भय है वो सही है। पहला है अंधकार रूपी आपसी रोष और आक्रोश में घिरने का डर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 एकदम सही है। तो यहाँ पर हम जो टिक करेंगे वो है का। नेक्स्ट आते हैं, कवि को किससे भय है, रोष, आक्रोश, पारस्परिक, वैचारिक कटुता या सभी। तो यहाँ पर कवि को जो भय है वो है आपका इन सभी से। यानी कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है और वो गुस्सा जब आक्रोश के रूप में बाहर आता है और लोगों के बीच वैचारिक कटुता बढ़ जाती है, यानी कि हम एक दूसरे से विचारों में जो है जब मेल नहीं खा पाते हैं तब। दूरियों को कम करने की बात क्यों की गई है, जो बहुत सारी दूरियां हैं लोगों के मनों में उसको दूर करने की बात क्यों की गई है। वैचारिक मतभेदों को कम करने के लिए, व्यर्थ की बातों में कम उलझे रहने के लिए। विकल्प का और खा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर का और खा दोनों ही विकल्प सही, अर्थात वैचारिक मतभेदों को कम करने के लिए और व्यर्थ की बातों में कम उलझने के लिए करने से ही दूरियां कम करने की बात हो पाती है। नंबर 5 है, समाज और परिवार में किस चीज की कमी हो गई है, किस चीज की कमी हुई है, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता, विकल्प का खा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर समाज और परिवार में जो कमी आई है वो है विश्वसनीयता, यानी कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और संवेदनशीलता, जो हम एक दूसरे से इमोशनली अटैच रहते हैं वो भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये दोनों ही चीज़ों की कमी आई है, तो हम लिखेंगे का और खा दोनों, यानी कि ऑप्शन गा हमारा सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 पे हमारे सामने हमारी जो तृतीय पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उनके पाठों से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इनको हम ध्यान से करेंगे। कितने प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 ही हमें करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, बहुत अल्प समय के लिए किसी समाचार संगठन में कार्य करने वाली पत्रकारिता कहलाती है। जब हम किसी भी समाचार संगठन में बहुत कम समय के लिए काम करते हैं तो ऐसी पत्रकारिता क्या कहलाती है। पेज 3, पीठ पत्रकारिता, अंशकालिक या सभी। तो ये कहलाती है अंशकालिक पत्रकारिता, यानी कि बहुत कम समय में कार्य करना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है, किसको बोला जाता है, किसको बोलते हैं हम, जो है पत्रकारिता को बोलते हैं। तो यहाँ पर सही हमारा जो होगा वो है प्रेस और मीडिया, ये दोनों ही हमारी पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। घ, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कितने ककार हैं, वो हैं 6 ककार होते हैं। कितने, 6 ककार होते हैं। तो सही ऑप्शन है ग। कॉलम का कॉलम खा से उचित मिलान कीजिए। अब हमारे पास में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें मिलाने हैं, इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए मिलाना शुरू करते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या कहलाता है, जनता का शासन। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, पहले का हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है। फिर आते हैं काव्यात्मकता किसमें होती है, सरसता, 6 घटना क्या सजीव वर्णना। तो काव्यात्मकता में होता है रचनात्मकता, तो ये हो गया नंबर 1। फिर आते हैं
समाचार लेखन के ककार हैं 6, बिल्कुल सही है, ये हमने यहाँ पर 3 का 3 ही रहेगा। फीचर लेखन घटना का सजीव वर्णन है, तो चौथे का चौथा ही रहेगा। तो यहाँ अब हम देखते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरा और चौथा। यहाँ पर का ऑप्शन हमारा एकदम सही होना चाहिए। ये देखिए हमारा का ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? फीचर लेखन जो हम लिखते हैं वो कौन सी शैली के निकट है? काव्यात्मकता, कथात्मकता, वक्तव्यात्मकता, रूपात्मकता। तो यहाँ पर जो सही है वो है कथात्मकता, यानी कि कथा यानी कि कहानी जो हम लिखते हैं, फीचर शैली काफी हद तक उसके निकट की शैली मानी जाती है। अब आ गए प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमारे सामने जो हमारी बुक है आरोह, उसमें से जो काव्य खंड है उसमें से कुछ जितने भी पाठ हैं, किसी भी एक पाठ की कुछ पंक्तियां यहाँ रखी जाएंगी, उन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है और उन पे आधारित हमारे 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 ही प्रश्न के हमें सही उत्तर देने हैं। तो क्या है देखते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो किस तरीके से जो है जो वो आ रहा है सवेरा, वो यहाँ पर शरद के पुलों को पार करता था, शरद ऋतु बीत के आ रहा है और वो अब आ रहा है। और कैसा है वो? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, क्योंकि जब सुबह सूरज उठता है तो चारों तरफ लालिमा व्याप्त होती है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ पर जब ये मौसम आता है तो बच्चे सभी पतंग उड़ाने में मशगूल होते हैं। और किस तरीके से मौसम होता है? मुलायम, अर्थात हवा बहुत हल्की होती है और पतंगे आसानी से ऊपर उठ पाती हैं। तो ये कविता जो हमारी ली गई है ये पतंग पाठ से ली गई है। तो इस पे पहला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार शरद ऋतु कब व कैसे आती है? किस तरीके से आ रही है? वर्षा ऋतु के बाद आ रही है, प्रकृति का और अधिक सुंदर होना व उल्लासित वातावरण है, साइकिल चलाते हुए और घंटी बजाकर। का और गा सही है। तो यहाँ पर का और गा सही है, क्योंकि देखिए शरद ऋतु जो आती है वर्षा ऋतु के बाद आती है और कैसे आ रही है? साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए। तो यहाँ पर क्या है? ये का और गा दोनों सही है, तो हम लगाएंगे घा पे ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, चमकीले इशारों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। चमकीले इशारे, इसके अंदर क्या भाव व्यक्त किया गया है? चमकीली या तेज धूप, स्वच्छ एवं साफ आकाश, आकाश में बिजली का चमकना, आकाश में सितारे चमकना। तो यहाँ चमकीले इशारों का तात्पर्य है स्वच्छ एवं साफ आकाश। अब क्या होता है? वर्षा ऋतु में बादल आते जाते रहते हैं तो आसमान साफ नहीं रहता, लेकिन जब ये शरद ऋतु का मौसम आता है तो यहाँ पर आसमान एकदम साफ और स्वच्छ हो जाता है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि कवि का क्या तात्पर्य है? अब आकाश को मुलायम बनाने से कवि का क्या तात्पर्य है? साफ आकाश में बच्चे ऊंचाई तक पतंग उड़ा सकते हैं। सफेद बालों के कारण आकाश मुलायम है, सफेद बादलों के कारण आकाश मुलायम है। आकाश इतना कोमल और साफ है जिसमें पतंग उड़ाने के लिए पर्याप्त साधन है। और विकल्प घा, का और खा सही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है विकल्प का और खा सही है, अर्थात साफ आकाश में बच्चे ऊंचाई तक पतंग उड़ा सकते हैं। जब आसमान साफ रहेगा तो आसानी से पतंग उड़ा पाएंगे। और उसके बाद है सफेद बादलों के कारण आकाश मुलायम है, मतलब बादल सफेद हैं तो वो आंखों को जो है वो हमें थोड़ा सा सुकून देते हैं, इसलिए पतंग उड़ाना ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? अब हमें बताना है अलंकार के हिसाब से कौन सा सही है। हो सके सीटियां, अनुप्रास अलंकार, ये सही हमें दिख रहा है। मुलायम बनाते हुए, उपमा अलंकार नहीं, ये गलत है। चमकीले इशारों से, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी गलत है। घंटी बजाते हुए, अनुप्रास अलंकार, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा का, अनुप्रास अलंकार, ये एकदम सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद रूपी बालक क्या चाहता है। अब वो जो शरद रूपी बालक जो साइकिल पे चल के घंटी बजाते हुए आ रहा है, वो क्या चाह रहा है। दुनिया के सबसे पतले, हल्के और रंगीन कागज की पतंग को आसमान में ऊंची उड़ सके। ठीक है, पतंग आकाश में ऊंची ना उड़ सके। तीसरा, पतंग के साथ बच्चे भी अपनी बाल सुलभ कल्पनाओं के साथ आसमान में उड़ने के आनंद की अनुभूति कर सके। तो यहाँ पर ये जो शरद रूपी बालक ये क्या चाह रहा है, ये का और खा दोनों चाह रहे हैं, मतलब वो पतंग भी उड़ा सके और उसी के जरिए बच्चे भी ऊपर उड़ सके। तो यहाँ पर का और गा दोनों सही है, इसलिए घा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब हमारे सामने यहाँ पर हमारी आरोह बुक का जो गद्य खंड है उसमें से पाठ दिया गया है, उस पाठ को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित जो है वो 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं हम गद्यांश को। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का ही नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। तो ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है, हमारा चैप्टर है बाजार दर्शन, उससे लिया गया है कि बाजार किस तरीके से यहाँ पर एक जो बेचक है और एक जो है ग्राहक है, वो उन दोनों के बीच क्या रहता है, एक के नुकसान में दूसरे का फायदा रहता है हमेशा। अब कैसे होगा, अगर दुकानदार बेच लेता है ज्यादा मूल्य पे सामान तो इसमें किसका, दुकानदार का फायदा है और ग्राहक का नुकसान है। और यहाँ पर ग्राहक अगर नहीं खरीदता है तो दुकानदार का नुकसान और ग्राहक का फायदा है। तो ये चीज यहाँ पर होती है। अब इस पर आधारित हमारे पास प्रश्न है, गद्यांश में किस सद्भाव के हास की बात की जा रही है। क्या है, ग्राहक के सद्भाव, दुकानदार के सद्भाव, का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसका सद्भाव है, यहाँ पर हमने दोनों ही के सद्भाव की जो है वो हास की बात करी। दोनों का ही कहीं ना कहीं सद्भाव जो है आपस में जो मेलजोल होता है वो घट गया है। ग्राहक भी अपना फायदा चाहता है और दुकानदार भी अपना फायदा चाहता है। तो यहाँ पर सही रहेगा, का और खा दोनों सही है, इसलिए गा ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, सद्भाव के हास का क्या परिणाम होता है। अगर भाई सद्भाव का हास हो जाता है, सद्भाव का मतलब है आपसी भाईचारा, हम एक दूसरे की जहां मदद करते हैं, एक दूसरे का फायदा चाहते हैं, वो जब भाव नहीं रहता तब उसका क्या परिणाम होता है। ग्राहक पैसे की ताकत दिखाता है, बहुत खरीदारी करता है, दुकानदार निरर्थक वस्तुएं बेच देता है, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी कुछ होता है। देखिए, अगर ग्राहक के सद्भाव का हास होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें वो ग्राहक अपने पैसे की ताकत दिखाएगा और बहुत सारी खरीदारी करेगा। और दुकानदार के अगर सद्भाव का हास होगा तो वो निरर्थक वस्तुएं जो है वो ग्राहक को बेच देगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे उपर्युक्त सभी चीजें होंगी। ऐसे बाजार को कथन से लेखक का क्या तात्पर्य। अब ऐसे बाजार से लेखक का क्या मतलब है, जहां कपट हो, जहां ग्राहक को संतुष्टि मिले, ग्राहक और दुकानदार के मध्य सद्भाव हो, एक की हानि में दूसरे की हानि हो। तो यहाँ पर ऐसे बाजार से तात्पर्य है जहां कपट हो। अब यहाँ पर कपटी है तो है जहां अपना फायदा देख रहे हैं और दूसरे का नुकसान देखने में हमें मजा आ रहा है, तो ऐसा बाजार क्या होगा, कपट का बाजार ही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे पास एक कथन है, एक कारण है, इन दोनों को हमें पढ़ना है और फिर उसके बाद नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमें टिक करना है। क्या है, सद्भाव के हास युक्त बाजार को मानवता के लिए विडंबना की संज्ञा दी गई है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सद्भाव के हास मनुष्यता के पोषक है। ऐसा मनुष्यता के तो पोषक होते ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या देंगे, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ये मनुष्यता का पोषक है ही नहीं, ये मनुष्यता का भी हास है। तो यहाँ इसलिए ये कारण आर गलत है, कथन ए सही है। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पर 3 कथन दिए गए, तीनों में से देखते हैं कौन सा सही है, उसी के हिसाब से नीचे हम टिक मार्क करेंगे। उपर्युक्त पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ये बिल्कुल सही है।
उपयुक्त पाठ के लेखक विष्णु खरे हैं, नहीं। उपयुक्त पाठ के लेखक धर्मवीर भारती, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इस पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ये हमारा एकदम सही है। तो खा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास जो है हमारी पुस्तक जो है एक कौन सी आपकी वितान से के जो अध्याय हैं उनमें से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं, 10 के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदाह की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? सटीक विकल्प दीजिए। अब जो हुआ होगा क्यों? क्योंकि हमारे लेखक को नहीं पता कि किशनदाह की मृत्यु का क्या कारण रहा है, इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं जो हुआ होगा। तो ये दिया है लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? सही विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या कारण था कि वो जो परिवर्तन हो रहा था बच्चों के साथ वो नहीं ढल पाए। कारण क्या था? किशनदाह उन्हें भड़काते थे, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, पीढ़ी के अंतराल के कारण वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो यशोधर बाबू का ढल ना सकने का कारण था कि वो परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, किशनदाह के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे क्योंकि कहानी सिल्वर वेडिंग के से सही विकल्प छाटिए। अब वो किशनदाह जब रिटायर हो गए तो उनको ऑफिस की तरफ से जो क्वार्टर मिला हुआ था वो ऑफिस ने वापस ले लिया और उन्होंने अपने लिए कोई क्वार्टर खरीदा ही नहीं था कि शहर में रह सकते, जिसके कारण उन्हें गांव जाना पड़ता है। अब किशनदाह की मदद यशोधर बाबू करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। इसका कारण क्या था? यशोधर बाबू की पत्नी किशनदाह से नाराज थी। दूसरा है क्योंकि यशोधर बाबू के घर में किशनदाह के लिए स्थान का अभाव था। तीसरा है आपके पास यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। चौथा ऑप्शन है, किशनदाह को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा पर जिसे किशनदाह ने स्वीकार नहीं किया। तो ऑप्शन क्या था? वो अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे यशोधर बाबू। तो सही ऑप्शन हमारा गा है। नंबर 4 है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित नगर हैं? कौन सी सभ्यता से संबंधित है? वो है सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो सही ऑप्शन है हमारा खा। नंबर 5 है, ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर किसे माना जाता है? वो है मोहनजोदाड़ो। बहुत ही व्यवस्थित और काफी बड़ा शहर माना गया है जिसकी जनसंख्या कम से कम लगभग 85,000 के आसपास मानी गई है। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदाड़ो नाम तो रखा गया लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। तो सही ऑप्शन है हमारा गा। नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास में 4 कथन है और इसमें से सही कथन हमें ढूंढना है। मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग 5,000 थी। मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग 85,000 थी। मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग 1,500 थी और यहाँ पर है मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग 100 थी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? सेकेंड, मोहनजोदाड़ो की आबादी लगभग 85,000 थी, ये हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पर कहा। नेक्स्ट आते हैं, जूझ कहानी के कथानायक आनंदा ने अपने पढ़ने की बात अपनी मां से ही क्यों करी? अब वो आगे पढ़ना चाहते थे तो ये बात उन्होंने अपनी मां से ही क्यों करी? पिता के गुस्सैल स्वभाव के कारण, मां के साथ अत्यधिक लगाव के कारण, दिन रात मां के साथ रहने के कारण, पिता से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद ना होने के कारण। उन्हें यह था कि हम पिता से बात करेंगे तो हमें कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा, वो हमेशा मना ही कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने जो है पिता से बात ना करके माता से करी। तो यहाँ पे घा ऑप्शन हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, जूझ कहानी का नायक आनंदा खेतों में काम क्यों करता था? वो खेतों में काम क्यों करते थे? इसका कारण क्या था? अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पिता की जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए, स्कूल जाकर पढ़ने से बचने के लिए, अपने पिता के कामों में हाथ बटाने के लिए। देखिए, पिता की जिम्मेदारी का भार इसलिए नहीं उठाने का ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वो काम ही नहीं करते थे तो जिम्मेदारी क्या उठाएंगे? वो तो पूरा दिन बाहर ही घूमते रहते थे।
स्कूल में पढ़ने जाना चाहते थे आनंदा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अपने पिता के काम, जब पिता काम ही नहीं कर रहा तो हाथ क्या बटाएंगे, तो सही ऑप्शन है अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, क्योंकि पिता जब ध्यान नहीं दे रहे थे तो ये जिम्मेदारी आनंदा के ऊपर आ गई थी। तो सही ऑप्शन है हमारा का। प्रश्न संख्या 10 है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि मास्टर सोंदगेलकर जी का आनंदा पर क्या प्रभाव पड़ा। जब ये मास्टर जी आए तो इससे आनंदा के जीवन में क्या प्रभाव आया। वह पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेने लगा, वह खेतों के काम में रुचि नहीं लेने लगा, वह स्कूल जाने में रुचि लेने लगा, वह कविता पाठन लेखन पठन में रुचि लेने लगा। तो यहाँ पर क्या था, उनके अंदर कविता लिखने का जो हुनर है वो जाग गया था। तो सही ऑप्शन है हमारा घा। यहां से हमारा इस प्रश्न से हमारा जो है खत्म हो गए सभी ये बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि खंड आ खत्म होता है। अब प्रश्न संख्या 7 से हमारा खंड बा शुरू होता है, जहां हमें वर्णात्मक प्रश्न करने हैं, यानी कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें डिटेल में देने हैं। तो वर्णात्मक जो हमारा खंड शुरू हो रहा है, यानी कि खंड बा का पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न है हमारा रचनात्मक लेखन। क्या है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख करना है। अब हमें किससे लिखना है, 120 शब्दों का रचनात्मक लेख करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में कोई एक करना है और ये हमारा होगा 6 मार्क्स का। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं 4, पहले उनको पढ़ते हैं। सर्कस, जीवन में हास्य विनोद का स्थान, तीसरा है परहित सरिस धर्म नाही भाई और चौथा है काश में उड़ पाती। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, एक एक करके हम इनको करना शुरू करते हैं। तो जो भी आप रचनात्मक लेखन का आप जो भी टॉपिक एक करना चाहते हैं उसे हमेशा मिडिल टॉप हेडिंग में आप डाल देंगे, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने ये वाला ऑप्ट किया है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं का सर्कस। ठीक है, आपने कभी सर्कस देखा हो तो उसका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। देखिए क्या है, पहली बार मैंने आगरा शहर में जामनी सर्कस देखा। प्रवेश द्वार पर लगे हुए बड़े बड़े पोस्टर मुझे आकर्षित कर रहे थे। आदमी को जानवर के इतने करीब में पहली बार देख रही थी, क्योंकि इन दोनों टीवी इंटरनेट आदि नहीं था। ये तब की बात है जब टीवी इंटरनेट नहीं था। उत्सुकता के साथ डर भी लग रहा था, बार बार लगता कहीं इधर उधर से कोई जंगली जानवर आकर आक्रमण न कर दे। मैंने अपने पिताजी की अंगुली जोर से पकड़ ली थी। सर्कस के अंदर नीचे से ऊपर तक गोलाई में बनी सीढ़ियों पर बैठने की व्यवस्था थी। धीरे धीरे सर्कस के करतब शुरू हुए। अत्याधुनिक पोशाक में छोटे छोटे कपड़ों में सर्कस में काम करने वाली लड़कियों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और शर्म भी आ रही थी, पर वे बेझिझक ऊंचे ऊंचे झूलों पर करतब दिखा रही थी। हाथी, चीता, शेर सभी उनकी आज्ञा का पालन पालतू जानवरों की तरह कर रहे थे। एक गोल घेरे में, जिसे मौत का कुआं नाम दिया जाता है, 2 युवा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर बहुत तेज गति से मोटरसाइकिल दौड़ा रहे थे। तभी अचानक बहुत ऊंचे झूले में जोकर नीचे की ओर गिरा। उसे गिरता हुआ देख मैं डर कर बहुत जोर से चिल्लाई, किंतु उसे तो जाल में ने संभाल लिया। बीच में जाल लगा होता है, नेट, उसने संभाल लिया और वह हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। आसपास के लोग मेरी घबराहट देखकर जोर जोर से हंसने लगे और मैंने शर्मा कर अपने पिताजी की गोद में मुंह छिपा लिया। तो इस तरीके से सर्कस हमारा कैसे हमने देखा ये हमने बता दिया। तो आपने भी कभी सर्कस देखा हो, उसका वर्णन आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारा दूसरा ऑप्शन, जीवन में हास्य विनोद का स्थान, यानी कि जो हम लोग मजाक करते हैं, इन सारी चीज़ों का जीवन में क्या स्थान होता है। देखिए, मनुष्य की प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रमुख प्रवृत्तियों में एवं मनोवृत्तियों में एक उल्लेखनीय मनोवृत्ति है हास्य विनोद की। भीषण दुख से बचने और अच्छे स्वास्थ्य का एक ही मंत्र है हास्य। मनुष्य का जीवन संघर्षों की लंबी गाथा है, जिसमें तनाव एवं निराशा के क्षण बार बार आते रहते हैं। यदि हास्य का आश्रय न लिया जाए तो चिंता मनुष्य को चिता में तब्दील कर सकती है। विनोद की प्रवृत्ति मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से नई शक्ति एवं ऊर्जा से भरने का कार्य करती है। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं या बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, आसपास का हमारा माहौल ऐसा होता है जो हमें निराशा दे रहा है, तो उस बीच हम क्या चाहते हैं कि हम कोई कॉमेडी मूवी देखें। होता है ना हमारा कि चलो कुछ अच्छा देखते हैं जिससे हमें थोड़ा अच्छा फील हो। तो ये क्या है, हास्य जो है, हास्य और विनोद, ये जब हम जीवन में पूरी तरीके से थक चुके होते हैं, जब हमारा डेली का रूटीन हम बहुत थक जाते हैं, कुछ होता है, हमें कुछ ऐसा देखना है जो कॉमेडी हो, जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़े,
है ना। वैसे मूवीज तो जैसे सस्पेंस भी हैं, थ्रिलर भी हैं, बहुत तरीके की हम देखते हैं, लेकिन हमें हंसना या लोगों के साथ बाहर आउटिंग करें, हंसना वगैरह हमको तब अच्छा लगता है ये सारी चीजें। तो वही है, हमको ये हास्य विनोद जो है डिप्रेशन से निकालता है। गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझ में विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है जिसे विधाता ने हास्य एवं विनोद की प्रवृत्ति का वरदान दिया है। व्यक्तिगत जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में एक रहस्य हंसमुख व्यक्तित्व का होना भी है। व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन में भी हास्य विनोद की बड़ी उपयोगिता है। हास्य विनोद केवल उदासी ही दूर नहीं करता बल्कि कटुता भुलाकर शत्रुओं को मित्र भी बनाता है। तो यहाँ हमारे जीवन की निराशा तो दूर करता ही होता है, लेकिन जो लोग हमारे शत्रु होते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते, हमेशा हमारा बुरा चाहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से जो है वो हमारी मित्रता भी करा देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हमेशा अपनी मेज पर हास्य रस की कोई ना कोई पुस्तक रखा करते थे और थकान की घड़ियों में उससे नई स्फूर्ति प्राप्त किया करते थे। देखिए बताइए, अब्राहम लिंकन जो है वो इस तरीके से बुक्स रख के अपनी निराशा, अपनी डिप्रेशन, अपनी थकान को दूर करते थे। इसके बावजूद इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि हास्य विनोद इतना अमर्यादित ना हो जाए कि दूसरों के चैन में खलल पड़े। तो कभी कभी क्या होता है, हास्य विनोद करते हुए हम दूसरे की जो है अपमान कर बैठते हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरों को तनाव देकर स्वयं तनाव से मुक्त होना मनुष्यता नहीं है। दूसरों को हम अपमान करें, उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, तो ये जो है सही कार्य नहीं है। अतः हास्य विनोद की सार्थकता तभी है जब व्यक्ति स्वयं तनाव रहित होने के साथ साथ दूसरों को भी तनाव मुक्त रखे। वास्तव में हास्य विनोद कितना भी प्रिय एवं वांछनीय क्यों ना हो, उसके मूल या महत्व की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए। हास्य विनोद का सद्गुणों के साथ मिश्रण ही हमारा अभिष्ट होना चाहिए। तो मतलब हास्य विनोद भी करिए, उसमें सही सभ्यता बनाए रखिए, अपने गुणों का निर्वाह करिए, ये सभी कुछ हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन, परहित सरिस धर्म ना ही भाई। तो अब क्या होता है इसका मतलब बताते हुए हम इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे। संसार के सभी प्राणियों का जनक परम पिता परमेश्वर है, अतः सभी प्राणी हमारे भाई बहन हैं। तो जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही, हमारे जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सभी हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि उन सभी को ईश्वर ने ही इस धरती पर भेजा है। उनके प्रति हमारे हृदय में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, अतः उनके कल्याण की कामना निरंतर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम मनुष्य हैं तो हम जानवरों को प्रताड़ित करें, ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा उनके भी हित की बात हमें सोचनी चाहिए। भगवान ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाकर भेजा है, अतः उसका कर्तव्य है कि सभी प्राणियों के कल्याण का मार्ग अपनाएं। जब हम पृथ्वी पे आए सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचें। परोपकार से सबसे बड़ा लाभ तो आत्मसंतुष्टि होता है, उसके द्वारा हमारी आत्मा को परम सुख का अनुभव होता है। किसी डूबते हुए को बचा लेना, अग्नि से घिरे को सुरक्षित लाना, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र आदि देकर जो सुख का अनुभव होता है वह अलौकिक है। यानी कि हम जब दूसरे को की मदद करते हैं तो हमें अंदर से भी जो सुख प्राप्त होता है। तो अर्थात क्या है, दूसरे का भला करने से अच्छा कोई भी धर्म नहीं होता है। मतलब हम अगर कुछ कहिए, बोलिए कि आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, इससे कहीं अच्छा है जो जरूरतमंद हैं उनकी हेल्प करिए, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। आत्मा स्व और पर के संकीर्ण दायरे के ऊपर उठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। स्व मतलब अपना और पर मतलब दूसरा। ये इसका जो संकीर्ण दायरा है, इसके ऊपर उठ के हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब यहाँ हम अपने स्वार्थ पे भी नहीं देखना है और दूसरों का ही सिर्फ, मतलब हमें दोनों में जो है वो सामंजस्य बिठा कर आगे चलना है। परोपकार को परोक्ष लाभ की ना तो कोई कामना होती है और ना अपेक्षा होती है। यानी कि परोपकार करते समय हमें कोई भी लाभ प्राप्त होगा, इस समय की इस तरह की आशा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा परोपकारी विश्व बंधुत्व तक हो जाता है। विश्व बंधुत्व की भावना का उद्गम ही यही परोपकार की भावना है। मनुष्य निस्वार्थ भावना से अपने पराये का भेद भूलकर प्राणी की सेवा का भाव संजोकर परोपकार करता रहे, यही उसका जीवन लक्ष्य होना चाहिए। मतलब अपने स्वार्थ को छोड़कर
ये नहीं कि जो अगर हम दूसरे की मदद कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ होना चाहिए, हमें वो स्वार्थ त्याग कर तब कार्य करना चाहिए जिससे उसे उसकी आत्मा को यहाँ तक इस लोक में और वहाँ परलोक में परम सुख और चिर शांति मिलती रहे। परोपकार ईश्वरीय कार्य है जिसे बिना यश कामना अथवा उपकृत करने की भावना से करते रहना चाहिए। अब परोपकार कार्य करते समय हम ये ना हो कि हमको जो है पब्लिसिटी प्राप्त हो, ये भी हमें कामना नहीं करनी चाहिए, और ना ही हमें कामना चाहिए उपकृत, यानी कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, ये जो एक भाव है ये भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वरीय कृपा ही समझें कि ईश्वर ने उसे पर सेवा पर उपकार के अवसर दिए हैं जिसे वह किसी भी कीमत पर ना खोए। परोपकार करके मिथ्याभिमान का शिकार कभी ना बने। तो मतलब परोपकार करते समय हमें झूठे अहंकार को अपने अंदर नहीं पालना चाहिए। चौथा ऑप्शन है काश मैं उड़ सकती। अब ये सभी के पास एक ना एक बार आप लोगों के अंदर भी आया, काश हम उड़ पाते तो कैसा होता है ना भाई। एरोप्लेन से तो उड़ा जा सकता है, लेकिन लिटरली जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे उड़ने की कामना करी जा रही है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, हर किसी इंसान की तरह मेरी भी एक सोच है कि काश मैं उड़ पाती, मैं उड़ना चाहती हूँ। सच में हमेशा मेरा मन करता है कि उड़कर कहीं दूर निकल जाऊं, आकाश की ऊंचाइयों को छू लूं, बादलों के बीच जाकर देखूं कि क्या है इनमें जो ये उड़ते फिरते हैं, यह हवा कहाँ से आती है, और जिस भगवान की सब बात करते हैं उसका घर भी तो कहते हैं ना कि ऊपर ही कहीं है। मैं उस भगवान से भी मिलकर आती। हाँ, जानती हूं कि इस बारे में विज्ञान अपने सिद्धांत देगा, मगर मुझे सिद्धांत नहीं चाहिए, मुझे तो खुद इन्हें महसूस करना है। उड़ना है बहुत दूर तक। काश कोई मुझे पंख दे दे ताकि मैं इन सब एहसासों को महसूस कर सकूं जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल। अगर मैं उड़ पाती तो मैं फुर उड़कर कभी एक पेड़ की डाली पर बैठती और कभी दूसरी पर, चिड़ियों की तरह, और जब कभी मेरा मन उदास होता तो एक लंबी उड़ान पर निकल जाती, हवा के साथ बहती और आकाश से दूर दिखते चांद के पास तक जाती। कोई भी मुझे रोक नहीं पाता। पंछी ही मेरे सबसे अच्छे मित्र होते जिनके साथ मैं दिन भर रहती, अपने सुख दुख कहती और उनकी सुनती। काश कि मैं उड़ पाती। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये कुछ पंक्तियों के साथ इस पूरे रचनात्मक लेख का अंत हुआ। तो यहाँ पर हमारे रचनात्मक लेख खत्म होते हैं। अब हमारे प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। तो ये क्या है कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। तो ध्यान रखिए, हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें से हमें 2 प्रश्न करने हैं, जो है उनके उत्तर हमें 60 शब्दों में देने हैं, और ये होंगे हमारे 3 मार्क्स का एक प्रश्न। ठीक है, तो पहला है कहानी और नाटक में क्या समानताएं होती हैं। क्या है जो असमानता होती है, मतलब जो चीजें कहने को तो दोनों गद्य साहित्य की विधा है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको बताने हैं। कहानी और नाटक में निम्नलिखित असमानताएं होती हैं। अब असमानता जहां कहीं भी आपको व्यक्त करनी है तो हमेशा आपको इस तरीके से करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर आपको एक जो है पूरा तालिका बनाकर तब समझाया। तो एक तरफ कहानी की असमानता है और दूसरी समय तरफ नाटक, इन दोनों को हम लिखते जाएंगे और उनकी समानता को बताते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है, कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन का पूर्ण चित्रण किया जाता है। ठीक है, गद्य की विधा है। लेकिन नाटक क्या, नाटक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। वो एक पूरा चित्रण हम कर रहे हैं लिखित रूप में, लेकिन नाटक क्या है, वो मंच पर मंचित किया जा रहा है। दूसरा है, कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। ठीक है, एक लेखक लिखने वाला, पाठक पढ़ने वाला। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक तथा श्रोताओं से होता है। इन सभी से होता है। भाई एक लेखक हुआ, एक निर्देशन कर रहा है उससे हुआ, एक क्या है दर्शक जो देख रहा है, एक श्रोता जो सुन रहा है। फिर आते हैं, तीसरा है कहानी कही या पढ़ी जा सकती है। हम कहानी सुनाते हैं या हम पढ़ते हैं। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक क्या होता है, मंच पे अभिनीत होता है। कहानी का आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी को हम 3 सेक्शंस में बांटते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। लेकिन नाटक को दृश्यों के आधारों पर विभाजित किया जाता है। जितने दृश्य उस नाटक में होते हैं उसके हिसाब से उनको बांटा जाता है।
कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं होता। ये सारी चीजें नहीं होती हैं इसमें, जबकि नाटक में होती है। नाटक में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। जब नाटक देखा जाता है तो मंच किस तरीके से सुसज्जित है, किस तरीके से उसमें आवाज की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, ये सारी चीजें महत्व रखती हैं। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, रेडियो नाटक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब रेडियो नाटक में क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको बतानी है, तो हमने इन्हें पॉइंट्स में बताया है। रेडियो नाटक में ध्वनि प्रभावों और संवादों का विशेष महत्व होता है। रेडियो नाटक विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती हैं। रेडियो नाटक में जितने भी कैरेक्टर की कोई भी बात होगी वो हमेशा हमें किससे समझ में आएगी, संवादों से, क्योंकि रेडियो नाटक हमें सिर्फ श्रव्य माध्यम है। तो यहाँ पर सारी चीजें हमें सुनाई दे रही हैं, तो किसी का कैरेक्टर भी हमें संवाद के माध्यम से ही पता चलेगा। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर होती हैं। अब किसी चरित्र की अगर कोई विशेषता है, वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, बहुत परोपकारी है, असभ्य है, सभ्य है, जैसी भी चारित्रिक विशेषताएं हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी, संवादों के माध्यम से पता चलती। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के बारे में संवादों के माध्यम से ये सारी चीजें उजागर करता है। रेडियो नाटक का पूरा कथानक संवादों पर आधारित होता है। बात सही है, क्योंकि ये एक श्रव्य माध्यम होता है, तो सारी चीजें यहाँ संवादों पर ही डिपेंड होती हैं। चौथा है, इसमें ध्वनि प्रभावों और संवादों के माध्यम से कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ये भी सही है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। अब रेडियो नाटक, कोई भी नाटक खेला जाए उसका अपना एक उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य कैसे स्पष्ट होगा, जो है वो हम संवादों के माध्यम से करते हैं। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश दिया जाता है। अब उस नाटक में क्या संदेश हमको मिल रहा है, ये भी हमें संवादों के माध्यम से ही पता चलता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, इम्तिहान के दिन विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब विषय है इम्तिहान का दिन। अब इस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे विचार। अब इम्तिहान के दिन आपको क्या क्या महसूस होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बेसिकली लिखनी है। इम्तिहान के नाम से बड़े बड़े भी कांपने लगते हैं। इम्तिहान छोटे का हो या बड़ों का, पर यह डराता सभी को है। पिछले वर्ष जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा हमें देनी थी, तब सारा वर्ष स्कूल में हमें बोर्ड परीक्षा के नाम से डराया गया और घर पर भी धमकाया जाता था। मन ही मन हम भी इसके नाम से डरने लगे थे। पता नहीं इस बार इम्तिहान के दिन में क्या होगा। पूरे वर्ष अच्छे से पढ़ाई की, बार बार टेस्ट दिए, फिर भी ये पता नहीं कि इम्तिहान में क्या होगा। पूरे वर्ष अच्छे से पढ़ाई, बार बार टेस्ट दिए, पर इम्तिहान के नाम से फिर भी डर लगता था। जिस दिन इम्तिहान था उससे पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। पहला पेपर हिंदी का था और इस विषय पर मेरी अच्छी तैयारी थी, पर इम्तिहान का भूत इस तरह सिर पर सवार था कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह स्कूल जाने को तैयार हुआ, स्कूल बस में सवार हुआ तो देखा साथी हर रोज हो हल्ला करते थे। आज उनके हाथों में पुस्तकें हैं और नजरें पुस्तक पर है, जिससे मैं अधिक डरने लगा। मैंने भी मन ही मन अपने पाठों को दोहराना चाहा, पर ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। सब कुछ भूलता सा प्रतीत हो रहा था। मैंने भी जल्दी से अपनी पुस्तक खोली तो मुझे राहत महसूस हुई। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे सब याद था। खैर स्कूल पहुंचे, अपनी जगह पर बैठे, प्रश्न पत्र मिला, आसान लगा और ठीक समय पर पूरा भी कर लिया। जब बाहर निकले तो सभी प्रसन्न थे, पर साथ ही चिंता थी कि अगले पेपर की। 15 दिन में सभी पेपर हो गए, पर ये सारे दिन बहुत व्यस्तता के साथ बीते थे। इन दिनों ना तो भूख लगती थी और ना ही खेलने की इच्छा होती थी। सच में इम्तिहान के दिन बहुत तनाव भरे थे। तो ये जो प्रश्न था, इसमें आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे सामने हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के ही 3 प्रश्न रखे गए हैं। 3 में से 2 प्रश्न करना है और इसके उत्तर हमें देने 80 मार्क्स में, और ये हमारा रहेगा 4 मार्क्स का एक प्रश्न। तो क्या दिया है, पहला, विशेष लेखन से आश्चर्य। विशेष लेखन का क्या मतलब होता है? विशेष लेखन का मतलब यहाँ पर जो भी हमारा जैसे पत्रकारिता का क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिनके ऊपर जो है लेखन कार्य किया जाता है। अब सबको अपनी जो रुचि के अनुसार है वो क्षेत्र चुनने का हक होता है।
भाई जैसे हम मान लीजिए हमको क्राइम संबंधी पसंद है या किसी को फिल्म संबंधी पसंद है, तो उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी बीट दे दी जाती है। अब वो क्षेत्र तो हमें मिल गया, लेकिन उसमें हमें कुछ विशेषता हासिल है। यानी कि मान लीजिए जैसे हमें क्राइम से संबंध में, तो हमने क्राइम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, समझा है, हम उसकी विशेषता हासिल कर चुके हैं। तो जब अब हम लेखन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, विशेष लेखन कहलाएगा। तो इसे बीट लेखन भी कहा जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सामान्य लेखन से हटकर किसी विषय विशेष पर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। पत्रकारिता की भाषा में इसे बीट लेखन कहा जाता है। उदाहरण के लिए खेल, फिल्म, विज्ञान, व्यापार आदि लोगों से संबंधित विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। अगर मान लीजिए इनसे संबंधित कोई व्यक्ति के बारे में भी हम लिखना चाहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, तो वो भी विशेष लेखन के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, संचार माध्यमों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के मुख्य उद्देश्य लिखिए। अब संचार माध्यम में जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। साक्षात्कार द्वारा पत्रकारीय लेखन हेतु सामग्री उपलब्ध कराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए आप किसी राजनीतिक पार्टी में के बारे में लेखन कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे आप लेखन कार्य कैसे करेंगे, जब तक आप कई लोगों से उनके इंटरव्यूज नहीं लेंगे, उनके बारे में नहीं पूछेंगे, तब तक आपको पत्रकारिता के लिए सामग्री नहीं मिलेगी ना। तो इसे आप एज अ इंटरव्यू छापिए, ये जरूरी नहीं है। आप दूसरों के बारे में बात करेंगे, जब उनसे बात करेंगे तो एक तरीके से इंटरव्यू है, तो वहां से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो पत्रकारिता के लिए जो है कोई सी पत्रकारिता के लिए जो हमें सामग्री चाहिए होती है, वो इंटरव्यू के माध्यम से ही एकत्र की जाती है। फीचर, विशेष रिपोर्ट या फिर कई अन्य पत्रकारीय कार्यों के लिए कच्चा माल इकट्ठा होता है। लोगों से कई तथ्यों का तथा उनकी राय का भी पता चलता है। तो इंटरव्यू के माध्यम से हम सिर्फ जो है पत्रकारीय लेखन में जितने भी हमारे तरीके होते हैं, फीचर लेखन, रिपोर्ट लेखन, आपका साक्षात्कार, सभी के बारे में हम कच्चा माल लेते हैं और आगे इसमें लेखन कार्य करते हैं। मुद्रित माध्यम की विशेषताएं लिखिए। मुद्रित माध्यम यानी कि जो लिखित, जो छपे हुए माध्यम होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। क्या है यहाँ पर, लिखित भाषा, विस्तार व स्थायित्व, संदर्भ के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब ये ऐसे है कि इनको हम, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ है, तो इसकी कटिंग ले जाएं हम कोई भी कहीं भी चीज़ की लिखित माध्यम की, तो हम वहाँ पे ले जाके इसका संदर्भ प्रस्तुत कर सकते हैं। बार बार पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे व सोच विचार से पढ़ सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इसकी माध्यम की विशेषताएं हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 में हमारे काव्य खंड, याद रखिएगा, काव्य खंड पर आधारित जो है 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न करने हैं, 60 शब्दों में करने हैं। और ये यहाँ पर 2 प्रश्न में हमारा जो एक प्रश्न है वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। काव्यखंड का कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा दिखाने का क्या कारण है। बड़ा बड़ा दिखाने का, भाई शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति था उसकी जो विवशता है उसको बड़ा बड़ा दिखाने के लिए बोला गया, ताकि उसको बेच के, उसको कैमरे पे दिखा के वो ज्यादा से ज्यादा धन कमा सके। तो यहाँ पर क्या है, शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति के मनोभाव, उसके दुख, उसके आंसू से भरी आंखें स्पष्ट रूप से बड़ा बड़ा करके दिखाने की वजह यह है कि दर्शक उसके दुख में दुखी हों और उसमें अपाहिज के प्रति सहानुभूति व करुणा जागृत हो, जिससे दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाए। इस तरह दोनों के रोने से उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा करके दिखाने का तात्पर्य था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, यानी कि जब उनका कार्यक्रम सफल होगा तो उनको पैसे भी ज्यादा प्राप्त होंगे। दूसरा प्रश्न है, बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या चाहता है, अथवा कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो मतलब दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, सेम मतलब है, कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं और इसका जो है प्रतिपाद्य क्या है। तो बात सीधी का जो हमने कविता पढ़ी थी कि मतलब हम लोग बात को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का, अलंकारों का, समासों का इस्तेमाल करते चले जाते हैं, और जिससे क्या होती है, बात का जो मेन मुद्दा है हम उससे भटक जाते हैं और लोगों को वो चीज समझा नहीं पाते। बात सीधी थी मगर उसको बहुत ज्यादा घुमा तुमा के तड़ा के प्रस्तुत करने से क्या क्या हुआ कि वो बात हम दर्शकों तक या श्रोताओं तक ठीक तरीके से पहुंचा नहीं पाते हैं।
बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी की कविता है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकरे हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी कविता का बनना सही बात का सही अर्थ है, शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव की जरूरत नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि हमारा एक पेज होता है, उस पेज के लिए अब मान लीजिए छोटा सा खांचा, उसमें हम बड़े पेज को तो नहीं डालेंगे ना, डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे। उसी तरीके से जब कोई बात हम व्यक्त करना चाहते हैं तो उस बात के विषय को व्यक्त करने के लिए कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन बातों के चक्कर में हम अपनी बात को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के चक्कर में क्या होते हैं कि उस बात को और घुमाते हैं, ऐसा घुमाते हैं, वैसा घुमाते हैं, तो फिर बात क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। बात सीधी थी, उसको हम बोल सकते थे, लेकिन वो क्या हुई, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 3 पे। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। अब जब भादो चला गया अर्थात वर्षा ऋतु चली गई, अब शरद ऋतु आ रही है। शरद ऋतु में क्या प्राकृतिक परिवर्तन होता है, आसमान साफ हो जाती है, हवा नरम हो जाती है, रोशनी और जो चमक होती है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है आकाश में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बहुत तेज होती है, वर्षा ऋतु में जो है वो ज्यादा ही डार्क हो जाती है क्योंकि बादल रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु में जो है वो सहनीय रोशनी होती है। तो ये सभी प्राकृतिक परिदृश्य होते हैं। सूरज भी जो निकलता है वो एकदम लाल लाल सा निकलता है, प्राकृतिक परिदृश्य एकदम बदले होते हैं वर्षा ऋतु के बनस्पत शरद ऋतु में। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने बच्चों की बात सुलभ इच्छाओं और उमंगों का प्रकृति के साथ उनका रागात्मक संबंधों का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए यह अभिव्यक्त किया है कि भादो मास कुरज जाने के बाद घंघोर बारिश समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, खरगोश की लाल आंखों जैसी चमकीली धूप निकल आती है जिसके कारण चारों ओर उज्जवल चमक बिखर जाती है, आकाश साफ और मुलायम हो जाता है। शरद ऋतु के आसमान से चारों ओर उत्साह एवं उमंग का वातावरण हो जाता है। अब आते हैं पृष्ठ संख्या 11 पे। काव्य खंड के पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें 40 शब्दों में। देखिए अभी हमें 60 शब्दों में देने थे, अब 40 शब्दों में हमें देने हैं और ये रहेंगे हमारे 2 मार्क्स का एक प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान रखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग का शमन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तुलसीदास जी के। तो यहाँ पर ईश्वर की भक्ति से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देखिए तुलसीदास जी के अनुसार ईश्वर भक्ति, प्रभु कृपा और संतोष भावना से ही भूख शांत हो सकती है। ईश्वर भक्ति को वे एक मेघ के समान मानते हैं। इस प्रकार ईश्वर भक्ति रूपी मेघ ही पेट की आग का शमन कर सकता है। ईश्वर भक्ति में पुरुषार्थ की भी महत्ता है, भूख शांत करने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम ईश्वर की शक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति हम जब करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, एकाग्रता उत्पन्न होती है, हमारा मन शांत होता है और मन शांत होने के बाद के साथ ही हम अपनी शक्ति को केंद्रित कर पाते हैं और हमारे अंदर पुरुषार्थ की जो भावना है वो प्रकट होती है और तब हमारे अंदर परिश्रम करने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा जो है प्रविष्ट हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, जब परिश्रम करते हैं तो हम अपने भूख को शांत करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। दूसरा है, बादल राग कविता में कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है? अब यहाँ पर उन्होंने बादल के माध्यम से प्रकृति में बदलाव की बात की, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली वे से वो क्या कह रहे हैं कि जब समाज में बहुत ज्यादा बुराइयां या असमानताएं व्याप्त हो जाती हैं तो क्रांति करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या, इस कविता में कवि ने क्रांतिकारी विचारधारा का ज्ञान होता है, वह समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करता हुआ दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करता है कि किस तरीके से जो है जब बादल आते हैं, बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कौन होते हैं? जो कीचड़ होता है, पंख होता है, वो प्रभावित होता है। अर्थात जब समाज में बदलाव आता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जो शोषित यानी कि निम्न वर्ग को होता है। उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना चाहता है। कवि ने बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क को जनक्रांति का रूप बताया
है कि किस तरीके से समाज में जब बदलाव होता है, बादल कड़कते हैं तो लोगों का जो शोर होता है उससे इन्होंने कंपेयर किया है। तो बादल का आना यानी कि जो छोटे मोटे घास पेड़ पौधे इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। भाई बड़े पेड़ तो आप देखोगे कि वो पूरे साल फले रहते हैं, जब बारिश हो चाहे ना हो वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बारिश नहीं होने के कारण वो कैसे मुरझा जाते हैं। जब बारिश होती है तो सबसे पहले फायदा उन्हीं को पड़ता है। तो उसी तरीके से जब समाज में बदलाव होता है, क्रांति आती है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो निम्न स्तरीय वर्ग होते हैं और जो शोषित वर्ग होते हैं उनको पड़ता है। उषा कविता का विषय क्या है? कवि ने अपनी बात किस शिल्प द्वारा कही है? इसका विषय क्या है? एकदम सुबह के समय, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसका वर्णन किया है। तो उषा काल उसी को बोलते हैं। तो क्या है? उषा कविता का विषय भोर के आकाश के पल पल बदलते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करना है। कवि ने प्रातः के इन दृश्यों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक वर्णन शैली द्वारा आकाश के कुछ घरेलू बिंब प्रस्तुत किए। तो अब ये जो प्रतीकात्मक शैली है इसका क्या मतलब है जानते हैं हम। यहाँ पर उन्होंने सिल का लिया है, सिल पर केसर घिसना, काली स्लेट पर चौक चलाना, तो ये सभी क्या है? प्रतीकात्मक थे। भोर के समय जो आकाश में नमी होती है उसको चूल्हे के गीले होने से सम्मिलित किया गया है। तो बहुत हद तक यहाँ पर ऐसे कई प्रतीकों का प्रस्तुतिकरण किया है जो हमारे प्रातःकालीन जो आकाश होता है उससे सिमिलर होता है। प्रश्न संख्या 12 है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारे आरोह बुक का जो गद्य खंड है ना, उनमें उनके जितने भी चैप्टर हैं उनमें से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं। हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और देने कितने शब्दों में है? 60 शब्दों में। एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। तो 2 प्रश्न कितने हो गए? 6 मार्क्स के। आते हैं पहला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना में आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो अपने सपनों का आदर्श समाज प्रस्तुत किया है उसकी 3 विशेषताओं को हमें निकाल के यहाँ रखना है। क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे पर आधारित है। तो ये 3 चीजें हैं। समाज में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। उनके अनुसार ऐसे समाज के में सभी के लिए एक जैसा मापदंड तथा उनकी रुचि के अनुसार कार्यों की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। उनके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का तो नामो निशान ही नहीं है। इस समाज में करनी पर बल दिया गया है, कथनी पर नहीं। यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं उस पर बल है, जो आप बोल रहे हैं उस पर उसका कोई महत्व नहीं बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, मेढक मंडली से लेखक का क्या तात्पर्य है? वह उन पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानता है? अब मेढक मंडली कौन है? जब बारिश नहीं होती तो कुछ बच्चे नंग धड़ंग होकर पानी मांगने के लिए निकल पड़ते हैं और सभी लोग उन पर पानी फेंकते हैं, तो वो इंद्र सेना कहलाती है। मगर लेखक हमारे उसे मेढक मंडली कहते हैं। क्यों? जैसे मेढक जो है ना पानी में लौटता घुटता रहता है, इसीलिए लेखक हमारे उसे मेढक मंडली कहते हैं। अब इसको व्यर्थ क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एक तो देखिए पहले ही पानी की कमी है और उसके ऊपर पानी और फेंक कर बर्बाद किया जाए तो ये उसे व्यर्थ मानते हैं और अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं। गांव में घूम घूम कर पानी की मांग करने वाली 10-12 से लेकर 16-18 वर्ष की बच्चों की बंदर सेना को लेखक मेढक मंडली कहता है। लेखक का सोचना था कि जब चारों ओर पानी के लिए त्राही त्राही मची है, तब लोग घर में इतनी कठिनाई से एकत्रित किए गए पानी को भर भर कर इन बच्चों पर क्यों फेंकते हैं? यह तो पानी की बर्बादी है और अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। ऐसा करने से कभी बारिश नहीं होती, यह केवल अंधविश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक के आधार पर गांव की दयनीय स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। तो मतलब जो पहलवान की ढोलक था उसमें जब ये वापस आता है और हैजा वगैरह फैलता है तो वहां की क्या स्थिति थी वो आपको बतानी है। अथवा अब ये दोनों में से आप कोई भी प्रश्न करोगे मतलब आंसर एक ही रहेगा। क्या है? पहलवान की ढोलक के आधार पर ग्रामीणों की गरीबी और असहायता पर वर्णन करना है कि मतलब गांव में किस तरीके की गरीबी थी, कि मतलब लोग वहां के ज्यादा संपन्न नहीं थे। ये सब तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से गांव की स्थिति थी और हैजा होने के बाद वहां की क्या स्थिति रही, सभी कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या रहेगा देखिए, लुटन सिंह का गांव किसी अमीर गांव की श्रेणी में नहीं आता था
क्योंकि यहाँ सभी लोग पुराने और बांस और घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे। किसी भी गांव वासी के पास पक्का घर नहीं था। सभी मिलजुल कर खेत में काम करते थे, इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। तो किस तरीके से वहां के लोग बहुत ही, ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर हों, कच्चे घर थे और इधर उधर का काम करके अपने जीवन यापन कार्य करते थे और उसी से उनका जो है रोजी रोटी चला करती थी। इसका सबसे अच्छा प्रमाण इस बात से मिलता है कि वे सब मिलकर राज दरबार के 3 पहलवानों को दैनिक भोजन नहीं दे पाए। गांव में फैली हुई बीमारी के कारण, हैजा और मलेरिया के कारण प्रत्येक घर में मौत नाच रही थी। ऐसे में दिन भर राख की ठंडी मिट्टी पर बैठे हुए कुत्ते शाम होते ही किसी आशंका के चलते एकत्रित होकर रोने लगते थे और गांव की यह स्थिति अत्यंत भयावह रूप लेकर डराने लगती थी, जो कि क्रंदन से भी अधिक भयावह मालूम पड़ती थी। तो किस तरीके से यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें बदलती थी, ये चीज़ उन्होंने बताई है कि गांव की जो दशा रहती थी वो सब इन्होंने यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में हमको देने हैं। क्या इसमें देने हैं? 40, ठीक है, 40 शब्दों में हमको देने हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हमारा रहेगा 2 मार्क्स का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संबंध में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया है? साम निरूपित कीजिए। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल और महात्मा गांधी को सिमिलर किया है, ऐसा क्यों है ये बताना है। शिरीष भयंकर गर्मी व लू में भी सरस व फूलदार बना रहता है। गांधी जी अपने चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खच्चर के बीच भी स्नेही, अहिंसक व उदार थे। मतलब ऐसा खून खच्चर मचा था कि किसी को भी देखकर गुस्सा आ जाए, लेकिन गांधी जी जो हैं वो बिल्कुल सौम्य बने हुए थे। दोनों में एक समान कठिनाइयों में जीने वाले सरस व्यक्ति थे। इसी कारण जो है इनमें जो है लेखक ने समानता को व्यक्त किया है। दूसरा है, भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना लेखिका ने किससे की है और क्यों? यहाँ पर उनके सेवक धर्म की तुलना उन्होंने हनुमान जी से की है कि वो किस तरीके से सेवा धर्म करती थी। तो देखिए क्या है, भक्ति के सेवक धर्म की तुलना लेखिका ने अंजनी पुत्र वीर हनुमान जी से की है, क्योंकि भक्तिन ने भी हनुमान के समान स्वामी भक्ति का गुण बहुत प्रबल था। वह हनुमान जी की तरह अपनी मालकिन की सेवा तन मन व पूर्ण निष्ठा से करती हैं। उनमें उनकी तरह ही पूर्ण समर्पण का भाव भी है। जैसे हनुमान जी ने अपने आप को पूर्ण रूप से राम जी को समर्पण कर दिया, उसी तरीके से भक्तिन ने भी अपने जीवन की हर एक चीज को कहीं दूर छोड़कर अपने पूरे जीवन को लेखिका के लिए समर्पण कर दिया था। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के एक मित्र माजार से खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या कारण था? वहां पर सब कुछ इतना अच्छा था कि वो सब कुछ लेना चाहते थे और कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस भाव से बचने के लिए वो कुछ भी खरीदते नहीं, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जो है वहां से खाली हाथ ही वापस हो जाते हैं। लेखक के मित्र बाजार जाकर निर्णय नहीं ले पाए कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। इसी उहापोश में वे बिना कुछ खरीदे वहां से लौट आए। वे बाजार की सब चीजें खरीदना चाहते थे, वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे। जब ये पता ना हो कि क्या खरीदना आवश्यक है, तब तक बाजार आपको अधिक आकर्षित लगता है। यानी कि हम मार्केट पहुंच जाएं और हमें पता ना हो कि हमें क्या खरीदना है, तो हमें वहां सब कुछ अच्छा लगेगा और हम इस उधेड़ बुन में पड़े रहेंगे कि हम क्या करें क्या ना करें, है ना। तो इसीलिए जो है वो सभी कुछ उन्होंने नहीं लिया और खाली हाथ वापस चले आए। अब इस प्रश्न के साथ हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। तो सैंपल पेपर नंबर 7 हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। अभी आगे और प्रश्न पत्र हैं जिन्हें हम करेंगे। तो आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आया है बुक्स और ई बुक्स। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के लिए और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इन्हें हमने अलग अलग कैटेगरी में आपके लिए रेडी किया है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने सैम्पल पेपर किया है, तो हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे सभी सैम्पल पेपर रहेंगे। तो वो हो गई हमारी सैम्पल पेपर सोल्यूशन बुक। हमने एनसीईआरटी सोल्यूशन किए हुए हैं, तो उसमें सभी चैप्टर के हमारे एनसीईआरटी सोल्यूशन रहेंगे, तो वो बुक हो गई एनसीईआरटी सोल्यूशन बुक। अब हम पीवाईक्यूज भी करने वाले हैं, तो एक बुक हो गई हमारी पीवाईक्यूज की भी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की बुक हमारे पास रेडी हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट कीजिए, तो जल्द ही हमारा एक टीम मेंबर आपसे बात करेगा इस बुक के रिगार्डिंग। तो कुछ छोटी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन्हें पूरा करिए और फटाफट अपनी बुक को प्राप्त करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।